मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैट और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। 12th क्लास के लिए है, मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस, बहुत सारा क्वेश्चन और डिफिनीशन, ग्राफ, यूनिट, डायमेंशन कैसे डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कूलॉम्स लॉ। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे चार्ज। जैसे एक आप 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़े थे या आप 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ते थे, तो ग्रेविटेशन में जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो वो प्लानिटरी मोशन, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, प्लैनेट जैसे मून, अर्थ, उनके लिए लगता है। बट ये कूलॉम्स लॉ वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशन में न्यूटन्स का लॉ था, वैसे ही यहाँ भी कूलॉम्स लॉ है, बट ये अप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो नंबर 1 आप लिखेंगे कि अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। नंबर 1, कूलॉम्स लॉ applicable for point charges, point charges। पॉइंट चार्जेस या स्मॉल चार्जेस, छोटे छोटे चार्ज के लिए अप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज या स्मॉल चार्ज। छोटे छोटे चार्ज पे ये जो कूलॉम्स लॉ है वो अप्लीकेबल है। जबकि न्यूटन्स लॉ ऐसा ही लॉ था, वो था प्लैनेट के लिए, ग्रेविटेशन में प्लैनेट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन लगता था। नेक्स्ट, जैसे आपके पास लाइक चार्जेस है, मान लीजिए कि ये चार्ज है Q1 है और दूसरा चार्ज है यहाँ पे है Q2 प्लस, तो Q1 Q2 और सेपरेशन है R। तो आप जानते हैं कि लाइक चार्ज रहेगा, यहाँ पे दोनों एक जैसा चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इसमें लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन यहाँ पे जो इस पे फोर्स होगा और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो गया। बट यही चार्ज अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो उस केस में अट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर ये है प्लस, मान लीजिए प्लस Q1 है और दूसरा है वो है माइनस, ये है माइनस Q2 और यहाँ सेपरेशन है R, तो इस केस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा, ये ऐसे। और ये जो फोर्स है, कूलॉम्बिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं या कूलॉम्बिक फोर्स बोल सकते हैं इसको, F फोर्स, या आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और इनटू Q2 ऐसे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1/r²। ये तो ये है रिजल्ट। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट अगर लिखना होगा तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ये है कूलॉम्स लॉ। स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिख लीजिए अपना स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन और रिपल्सन is directly proportional to
product of charges so directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between charges. Inversely proportional to the square of distance between charges. सो ये आर स्क्वायर ये हो गया सर। स्टेटमेंट अपने से बनाना है आपको। तो कंपेयर करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है 11th क्लास 12th क्लास में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसा ही डिफिनेशन था, बट वो हमेशा अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्शन रहेगा। तो यहां पे आप लिख लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स is always attraction force. और बिटवीन मैसिव ऑब्जेक्ट, ये कुलॉम्स लॉ जो 12th क्लास का है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट में लगता है, पॉइंट चार्ज में लगता है, ये मैसिव में लगता है। ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मैसिव ऑब्जेक्ट। स्पेशली प्लैनेट के लिए, प्लैनेटरी सिस्टम में ये ग्रेविटेशन लगता है। तो आपको कंपेयर करने के लिए पूछता है लोग कि कंपेयर करिए 11th क्लास का ग्रेविटेशनल फोर्स और 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है, पॉइंट चार्जेस में लगता है, जबकि ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्शन है। मैसिव ऑब्जेक्ट प्लैनेटरी सिस्टम में काम करता है। ग्राफ पे प्लान करिए आसान से। थर्ड पॉइंट, सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और ये है आर स्क्वायर ऐसे। चलिए वर्क करते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 ऐसे। Q1 और फोर्स ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, वाई एक्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, हो गया। नेक्स्ट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। नाउ प्लॉट करिए, ये है Q2 और ये है फोर्स। सो ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगेन स्ट्रेट लाइन। देखिए फोर्स जो है 1/r स्क्वायर, सो फोर्स 1/r स्क्वायर। सो आप जानते हैं इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही यहाँ पे आप यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह रिजल्ट फोर्स के लिए। सो 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, डायमेंशन लिख लीजिए। सो 1/4πε0 यह है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जिसका मैग्नीट्यूड और डायमेंशन आपका 1/4πε0 हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू हुआ 9 इंटू 10⁻⁹ ये। और ऐसा यूनिट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यूनिट करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये है ऐसा यूनिट, ये आप जानते हैं कि ये यूनिट हुआ एस आई यूनिट हुआ। और फोर इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस बहुत कम यूज करते हैं बट जानना है आपको, केमिस्ट्री में भी हम लोग यूज करते हैं 1/4πε0। इसका वैल्यू होता है 1 इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऐसा। डायमेंशन पूछा जाता है। डायमेंशन करिए, डायमेंशन 1/4πε0 ऐसे यूनिट कर लीजिए, यूनिट ऑफ 1/4πε0। एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इसका यूनिट बताइए। तो ये यूनिट लिखा हुआ है और कुछ रटना नहीं है, वो तो आप अपने से बना सकते हैं, आप जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 और यह है Q1 और Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/4πε0 निकालेंगे तो ये यूनिट हो गया न्यूटन, ये इधर आ गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है यूनिट पूछा जाता है। डायमेंशन, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन 1/4πε0। न्यूटन, न्यूटन जानते हैं mLT-2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। कूलॉम, कूलॉम होता है 80, तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। सो इस तरह आप डायमेंशन बनाएंगे, m L3 T -4 A -2, यह है डायमेंशन। कोई याद नहीं करना है तो शुरू से पढ़ रहे हैं आप, स्टार्टिंग से यूनिट डायमेंशन फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मैग्नीट्यूड यूनिट डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का बनाइए। हम लोग पढ़े हुए हैं 8.85, 10⁻⁻12 होता है। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे इधर तो फोर्स नीचे आ जाएगा, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऊपर हो गया कूलॉम स्क्वायर, नीचे हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, हो गया। यूनिट कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट करेंगे कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे। और डायमेंशन करेंगे, इसी का उल्टा कर लीजिए, इसी का उल्टा रिवर्स कर लीजिए। ये इस देखिए यहाँ पे कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको उल्टा करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, रिवर्स करेंगे तो m इनवर्स L -3 T 4A2। तो ये सब आया हुआ है पेपर में, यूनिट एंड डायमेंशन 1/4πε0 और डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट का। सो उसका रिवर्स कर लीजिए आपका आगे आंसर। तो ये कूलॉम्स लॉ के लिए इक्वेशन हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए आपको रिजल्ट डिस्कस करना है। तो 5 पॉइंट, अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज, छोटा छोटा चार्ज होना चाहिए। Q2 सेपरेशन है R, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो हो गया वो 1/4πε0 और ये है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है फोर्स।
ये। और अगर आपका नेगेटिव रहेगा, मान लीजिए कि प्लस Q1 है यहाँ पे और ये है माइनस Q2 है, यहाँ डिस्टेंस है R, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा आपका, सेम मैग्नीट्यूड है ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो देखिए 6 वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए 6 पॉइंट। सो देखिए आर कैप, आप जानते हैं ये आर जो कैप, वो आर कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ये आप जानते हैं यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओनली डायरेक्शन विच रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। तो ये है यूनिट वेक्टर जो कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप अगर यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर आर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसे ये है। तो यूनिट वेक्टर प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि यूनिट वेक्टर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो वेक्टर आर डिवाइड बाय आर। हम लोग वेक्टर में भी पढ़े हुए हैं, मैथ में पढ़े हुए हैं, और ऐसे यूनिट वेक्टर को प्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आपका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि 1/4πε0 और यह है Q1 Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, ये फोर्स हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, अगर हमें फोर्स को डायरेक्शन फॉर्म में लिखना है, अगर इस फोर्स को डायरेक्शन बनाना है, तो अगर इसमें डायरेक्शन देना है तो देखिए अगर मैं इस पे ये लिख रहा हूँ एरो, तो इसका मतलब मुझे ये मैग्नीट्यूड तो पता है, ये है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हुआ Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये हुआ डायरेक्शन आर कैप। डायरेक्शन देना हो तो आर कैप लिखना है, आर कैप एस, आर कैप। तो ये है मैग्नीट्यूड, ये ब्रैकेट मैग्नीट्यूड है, ये ब्रैकेट डायरेक्शन है, और इस तरफ वेक्टर फॉर्म हो गया। अब वो आर कैप है, आर कैप को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर एफ, देखिए 1/4πε0, ध्यान से देखिए Q1 Q2 और डिवाइड बाई ये आर कैप। आर कैप की जगह वेक्टर आर बाई आर करेंगे तो आर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा, और ये है वेक्टर आर। चेक करिए ऐसा हो जाएगा। तो तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे ये लिखेंगे, चाहे ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये हुआ। तो आर जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, और इसका मतलब जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये वेक्टर आर डिवाइड बाई आर ये होता है। तो ये जब पुट करेंगे तो ये वेक्टर आर और नीचे में आर होगा तो इससे मिल जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ये है प्रेजेंटेशन, आता है पेपर में आपको, जैसे छोटा सा मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ था। सेवन, इन हाइड्रोजन एटम एफ चाहिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में ऑप्शन लिखा हुआ था। तो हाइड्रोजन एटम आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है प्लस जेडी ये, और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट
ये है फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस है r। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, अगर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में जेड का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1। इस तरह वेक्टर फॉर्म में पूछा गया था, तो आपको फोर्स लिखना होगा। तो देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सो वेक्टर फॉर्म में आप जब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में फोर्स, तो ये है 1/4πε0, ये 1/4πε0। एक चार्ज है ई, ये देखिए ये जेड का वैल्यू 1 करेंगे तो ई, और दूसरा चार्ज है -e, यहां डिस्टेंस करेंगे r²। या तो आप ऐसे लिखिए इस फॉर्म में रहेगा, तो ऑप्शन देखना होगा कि किस फॉर्मेट में है। तो या तो आपका इस फॉर्मेट मिलेगा -1/4πε0 e² वेक्टर r² और ये r⁻, इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। या फिर इस फॉर्म में करेंगे r⁻, को लिख सकते हैं वेक्टर r/r, क्योंकि आप जानते हैं r⁻ का मतलब हुआ वेक्टर r डिवाइड बाई r, ऐसे लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मेट, या तो आंसर इस फॉर्मेट में रहेगा या आंसर जो है वो इस फॉर्मेट में था। ऑप्शन में चेक करना होगा 1/4πε0, यह है ऊपर में e², नीचे में लिखना है r³ और ये है वेक्टर r, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। पेपर में लिखा हुआ था ये 1/4πε0 को, वो लोग बोले थे कि 1/4πε0 को आप k मान लीजिएगा, ये k एक कांस्टेंट है। तो अगर ये k मानेंगे तो फोर्स का आप चेक करेंगे, ऑप्शन ऐसा रहना चाहिए, ये -k e², नीचे में अगर r² लिख रहे हैं तो ये r⁻ लिखना होगा, या अगर -k e² r³ नीचे करिएगा तो ये है वेक्टर r, ऐसे लिखना होगा। तो ये है दो मेथड कि इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स को ऐसे प्रेजेंट करना है। तो इस फॉर्म में, चाहे आप फोर्स को इस फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। ये हो गया। कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर से बनाइएगा तो बताइए। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में। यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। फिर से हाइड्रोजन एटम है और इस हाइड्रोजन एटम में सो इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, ऐसा इन सेकेंड ऑर्बिट। सो बताइए तो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, फोर्स जो होगा F1, और यहाँ जो फोर्स होगा ये F2। सो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बाई F2, इसका रेशियो चाहिए। बताइए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए था। देखिए आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस हमें मेन कैलकुलेट करना है। देखिए आप जानते हैं कि फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये है 1/4πε0, और ये है ZE और ये है E, मैग्नीट्यूड है। तो हम बात करेंगे r²। तो यहाँ पे भी आपका ZE है, यहाँ भी E है, ZE है, E, सिर्फ R जो है वो चेंज हो रहा है आपका। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है r1, ये है यहाँ से रेडियस है r2। तो हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन एटम जिसमें कि बोर्स मॉडल अप्लाई होता है, और रेडियस हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेडियस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं। तो ये रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। ये
तो बाकी सब तो सारा टर्म तो सेम ही है, सारा टर्म सब सेम है, बस हमें फोर्स निकालना है F1। तो हमें F1 और डिवाइड बाय F2 चाहिए। तो यहाँ पे R1 और डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। तो फोर्स ऊपर रेडियस नीचे और भी स्क्वायर फॉर्म में। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। R2 का मतलब N2 बाई N1 का स्क्वायर। ऑर्बिट नंबर एनी द ऑर्बिट। मिस्टेक हुआ। देखिए रेडियस जो है वो n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर हुआ, तो ये रेडियस का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे ये n2 और डिवाइड बाई n1 पावर 4 हो जाएगा ना, पावर 4, क्योंकि रेडियस जो है वो n का स्क्वायर है, तो ये रेडियस का स्क्वायर है, तो ये n पे पावर 4, यहाँ भी n पे पावर 4। और ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और 2/1 पावर 4। सो फोर्स F1 बाई F2 16:1। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम के अंदर आपको सेकेंड पॉइंट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स इन मीडियम। और कूलॉम्बिक फोर्स इन मीडियम। हम लोग जानते हैं, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे नंबर 1, अगर ये है चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज है प्लस, और ये है पॉइंट चार्ज, ये है Q2, और यहां सेपरेशन है R। सो यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये फोर्स हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसा। ये एयर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कोई मीडियम नहीं है, सिंपली यहाँ पे एयर हुआ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुआ वो हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 और डिवाइड बाई R इसको ऐसे। यह है फोर्स इन एयर। बट जैसे ही आप अगर कोई मीडियम डाल रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में कोई भी अगर आप मीडियम रख रहे हैं, तो मीडियम रखने पे हर मीडियम का एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, कई जगह पढ़े हुए हैं कि ये है, मान लीजिए Q1 है, ये है प्लस Q2 है, ये है डिस्टेंस R ऐसे। और यहाँ पे कोई मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है ऐसे, ये मीडियम। सो यहाँ पे कोई भी मीडियम, सॉलिड मीडियम हो सकता है, वैक्स हो सकता है, या लिक्विड मीडियम हो सकता है, वाटर डाल सकते हैं, कोई पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, ऑयल, कोई भी लिक्विड आप डाल सकते हैं, और हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। तो हम लोग जानते हैं वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। बट जैसे ही हम लोग मीडियम में आएंगे, तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि मीडियम जैसे ही अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये है 1/4πε0, और ε0 से जस्ट बगल में किया जाएगा। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का है वो ε0 से सट करके ये के बैठेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q1 और Q2 और डिवाइड बाई R स्क्वायर ऐसे। कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि ये जो F मीडियम है, ये 1/4πε0, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन लिख देते हैं। एप्सिलॉन ये दोनों एक साथ मिल जाएगा, उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये एप्सिलॉन का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यह है रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे भी लिखा जाता है। ये
के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहां एप्सिलॉन कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन जो है वो है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये इसके बराबर होता है। वेयर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। के जो है आप जो देख रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कांस्टेंट ऑफ मीडियम के क्वेश्चन में लिखा रहता है, कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम के लिए के जो है वो इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाएगा। एयर के लिए भी 1 होता है। इस एक्चुअली एयर के लिए जो है के फॉर एयर के लिए 1.03 होता है, 1.03, बट नियरली हम लोग 1 ही मानते हैं इसको, 1 के बराबर कर लेते हैं। हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये वैक्यूम के लिए इक्वल टू 1। के फॉर वाटर के लिए होता है ये 81। मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल के लिए इनफाइनाइट, मेटल के लिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा। या मेटल की जगह कंडक्टर भी करेंगे, कंडक्टर के लिए भी इनफाइनाइट होता है। बाकी अदर मीडियम के लिए दिया रहेगा। सो कंडक्टर के लिए भी ये इनफाइनाइट होता है। ये नेक्स्ट, तो आपने देख लिया कि मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में रिलेट कर लीजिए, दोनों को रिलेट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स इन एयर में आपने देखा कि ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर ऐसे। और मीडियम, अगर आप यहाँ पे मीडियम ले लेंगे, फोर्स इन मीडियम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ऐसा, इस तरह से डिवाइड करिए, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन एयर, सो जैसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/k, 1/k चेक कर लीजिए। सो आपको कंपेयर करना होता है मीडियम में फोर्स, एयर में फोर्स, तो आप रिलेट कर लीजिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/k। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, यह है रिजल्ट ऐसा। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एयर के लिए और फॉर मीडियम के लिए। और आप जानते हैं कि के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो फोर्स इन मीडियम, सो मीडियम में जो फोर्स होगा वो लेस देन इक्वल टू फोर्स इन एयर ऐसा। हो गया। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे आप बॉन्डिंग का हेल्प लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकते हैं। तो बॉन्डिंग में जो आयोनाइजेशन ऑफ NaCl, तो पढ़ा हुआ आपका 4th पॉइंट। सो NaCl ये हम लोग सॉलिड ले रहे हैं, ये है रॉक सॉल्ट, ये रॉक सॉल्ट हो, या इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। यहां सोडियम है प्लस और ये है Cl माइनस ऐसा, इनके बीच में डिस्टेंस है R, सॉलिड है। सो सॉलिड में इस केस में जो फोर्स हुआ, सो आप जानते हैं कि फोर्स जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव चार्ज है E, दूसरा नेगेटिव चार्ज है E, और डिवाइड बाई R स्क्वायर ऐसे, ये है फोर्स।
बट इसी नमक को, जो सॉलिड नमक है, इसको अगर आप वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे, जैसे ही आप पानी में डालते हैं, आप जानते हैं कि आयोनाइजेशन होता है। और देखते भी हैं घर में, एक चम्मच आप अगर नमक ले लें, सॉलिड टेबल सॉल्ट, और ग्लास में पानी लेकर के ऐसे चम्मच डाल दें, घुमाइए उसमें, तो पूरा का पूरा नमक डिजॉल्व हो जाता है। तो क्यों होता है, सब जानते हैं आप, क्योंकि ये हमें डालना है वाटर के अंदर, इसको वाटर में डालना है। वाटर में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर अभी आपने पढ़ा था 81, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए। जैसे ही नमक आप पानी में डालेंगे तो वाटर में डालते ही ये सोडियम ऐसे प्लस और ये है Cl माइनस, यहाँ इसके बीच में वाटर आ जाएगा, यहाँ पे पूरा पानी आ जाएगा इसके बीच में ऐसे, ये है वाटर आ गया, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस r है, और इस केस में फोर्स F डैश, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो हो जाएगा, के का वैल्यू है 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यह है 81, और यहाँ पे E1 E2 E बाई आर स्क्वायर, तो ये है फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप सॉल्ट, टेबल सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, फोर्स जो है रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है 81 टाइम। आप देखिए यहाँ फोर्स जो है एफ डैश, जो ओरिजिनल फोर्स था उससे 81 टाइम घट जाएगा, तो फोर्स जो है बहुत कम हो जाता है, और इसी के चलते ये आयोनाइज हो जाता है। जो NaCl सॉलिड, यहाँ पे रॉक सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में दिखता है, बट पानी में आप डाल दीजिए, उसको चम्मच से ऐसे घुमा दीजिए तो तुरंत वो डिजॉल्व कर जाएगा, सोलेबल हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वाटर में जाता है, वाटर में जाते ही फोर्स 81 टाइम घट जाएगा, और फोर्स 81 टाइम घटते ही ये आयोनाइज हो जाता है, ये फोर्स वेरी वेरी लो फोर्स, तो आयोनाइजेशन, इसी के चलते आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो वाटर में ये आयोनाइज कर जाता है, फ्री एंड्स में सेपरेट कर जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, ये आयोनाइजेशन है। तो पढ़े हुए हैं कि ये जैसे मीडियम में अगर आप डालेंगे, फोर्स घट जाएगा, और वहाँ के टाइम घटता है, के वाटर का 81 होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हुए हैं, ये आपका बोर्स मॉडल में भी पढ़ा हुआ हम लोग का, कि ये देखिए क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये है प्लस जेड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगता है ये, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सो ये है ZE इंटू E और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये है आर जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। बट हम लोग पढ़े हुए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि अगर ये प्लस जेडी है, ये न्यूक्लियस है, और ये है इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये है डिस्टेंस है आर, और यहाँ हम लोग कोई मीडियम डाल देते हैं, कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई मीडियम है के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कोई भी मीडियम, जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे रेडियस में कि फॉस्फोरस के बीच में सिलिकॉन हम लोग ऐड कर दिए थे, बालू डाल दिए थे ऐसा। तो जैसे ही आप डालेंगे फोर्स या रेडियस, एनर्जी, सब हम लोग पढ़े हुए थे कि फोर्स जो हो जाएगा एफ डैश, ये जो नया फोर्स एफ डैश हो गया, वो एफ डैश ऐसे लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ZE इंटू E बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कई टॉपिक में पहले पढ़े हुए हैं कि फोर्स इन मीडियम ऐसे। अब थोड़ा रिलेट करना है कि एयर में और मीडियम में जो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है, उनमें रिलेशन सीखना है, और उसका क्या यूज होता है मैं समझाता हूँ। 6 पॉइंट रिलेट करना है कि मान लीजिए आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इन एयर, और डी है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम फॉर सेम फोर्स। मुझे रिलेट करना है डिस्टेंस को एयर और मीडियम में। लेट आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज charges
in air and d जो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम फॉर सेम फोर्सेस एंड d the distance between two charges in medium. Two charges in medium. In medium. For same force. हम लोग बात कर रहे हैं for same force. Force same होना चाहिए. Same force. तो हमें रिलेशन चाहिए था इसके बीच में. तो आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ आपको रिलेशन और उसका क्या एप्लीकेशन है. क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है उसका, तो वो कैसे बनाना है डिस्कस करते हैं. Let r is the distance between two charges in air और d is the distance between two charges in medium. तो मान लीजिए ये दो चार्ज है, एक q1 है और दूसरा है q2 है और ये है r और ये चार्ज जो है वो अभी एयर में है और ये है q1 और q2 है. डिस्टेंस बिटवीन d है यहाँ पे और ये है d मीडियम. ऐसे मान लीजिए ये मीडियम है. मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है. ये ऐसे और दोनों में फोर्स सेम है. दोनों में फोर्स सेम करना है. फोर्स सेम फोर्स. तो फोर्स इन एयर सेम एज द फोर्स इन मीडियम. तो फोर्स इन एयर फोर्स इन मीडियम दोनों साइड फोर्स सेम. चेक करिए फोर्स इन एयर. फोर्स इन एयर जो हो गया 1/4πε0 और ये है q1 और q2 और डिवाइड बाई r² और ये हो जाएगा 1/4πε0 k. यहाँ k आएगा और ये हो गया q1 q2 और बाई d². ऐसे दोनों में रिलेट करेंगे. दोनों साइड रिलेट करते हैं तो रिलेट करने में यहाँ देखिए सब कट जाएगा और इधर r² इज इक्वल टू k और d² आ जाएगा. इस तरह r इज इक्वल टू √k इंटू d. ये रिलेशन को हम लोग यूज करना है. तो डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू √k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस इन मीडियम. ऐसे टॉपिक हम लोगों को 3 जगह पढ़ना होता है. एक तो ये मीडियम डालना है आपको चार्ज के बीच में. दूसरा कैपेसिटर में पढ़ना होता है. कैपेसिटर के बीच में खाली जगह जो रहता है उसमें मीडियम डालेंगे. तीसरा होता है ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है. ऑप्टिक्स लाइट चल रहा है अचानक रास्ते में मीडियम आ जाएगा. तो तीनों में अलग अलग रिजल्ट है, एक जैसा नहीं है बट मेथड सेम है. तो यहाँ पे लिखेंगे r इज कॉल्ड डिस्टेंस इन एयर. मैं एप्लीकेशन सिखा देता हूँ. डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू √k टाइम द डिस्टेंस इन मीडियम. यहाँ है डिस्टेंस इन मीडियम. मीडियम ये रिजल्ट हो गया. सेवन पॉइंट. इसका एप्लीकेशन सीखेंगे आप. इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कैसे यूज करना है इसको. देखिए ऐसे ये एकदम आसान है कि अगर हम लोग का अगर कोई चार्ज ऐसे लिखा हुआ है कि ये है q1 और ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है q2 और ये सेपरेशन है r. तो इनके बीच में जो फोर्स लिखना है एकदम आसान है. ये है फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 और ये है q1 और q2 और डिवाइड बाई r². ये एकदम इजी, ये एकदम आसान है. ऐसे हम लोग ने लिख लिया. ठीक है. ये कंप्लीटली एयर हम लोग बात करें. कंप्लीट एयर है. कंप्लीट एयर इजी है. कंप्लीट मीडियम इजी है. बट पार्शियल अगर रखूंगा उस केस में आपको जानना है. देखिए जैसे ये कंप्लीट एयर एकदम इजी है. कंप्लीट मीडियम मान लीजिए कि ये है प्लस q1 और ये है प्लस q2. ये है डिस्टेंस d है और कंप्लीट यहां मीडियम.
मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ऐसा। पूरा मीडियम भरा हुआ, पूरा मीडियम, पूरा फुल मीडियम से भरा पड़ा हुआ, ऐसे। तो ये भी लिखना आसान है। फोर्स जो होगा, यहाँ जो फोर्स लिखेंगे, फोर्स के लिए रिजल्ट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर है, आर ही रहने दी, चलिए आर ही रहने दी, तो आर स्क्वायर कर लीजिएगा, हो गया। तो मीडियम है तो ये ऐसा रिजल्ट हो गया। तो फुल्ली एयर है, फुल्ली मीडियम है। अब देखिए, हम लोग को क्वेश्चन इस पे वर्क करना था, और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही रिजल्ट आपको दो जगह आगे भी पढ़ना आपको। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, यहां डिस्टेंस है R, ठीक। ये एयर है और मीडियम इतने दूर पे रखा हुआ, मान लीजिए कि मीडियम ऐसे रखा हुआ, ऐसे। यह थिकनेस, इसका थिकनेस T है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ये। तो ये है आपका मीडियम, ये ऐसा मीडियम, ठीक है, ऐसा। अब मुझे फोर्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए, रिलेट करना सीखिए, ठीक है। अगर हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डिस्टेंस इन एयर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इन एयर, तो ये है R माइनस टी। पहले तो R माइनस टी कर लीजिए, ये R है पूरा और उसमें से T घटाइए, तो ये पार्ट एयर में है। और मीडियम को कन्वर्ट करना है एयर में, तो डिस्टेंस इन मीडियम को एयर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये पहले एयर वाला निकाल दीजिए, ये टोटल R है, ये थिकनेस T घटा दीजिए, तो ये वाला एयर का पार्ट, ये वाला पार्ट मिल गया आपको। अब प्लस इस मीडियम को कन्वर्ट करना है, तो उसका मेथड मैंने समझा रखा है कि √k इंटू टी, √k और इंटू टी, डिस्टेंस इन मीडियम रखिएगा तो वो एयर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इनके बीच में फोर्स लिखना है, तो लिखने का तरीका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हुआ Q1 Q2 और डिवाइड बाई R माइनस टी प्लस √k इंटू टी स्क्वायर, ऐसा, ये ऐसा, इस तरह से। नेक्स्ट, टेन। तो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, पॉइंट चार्ज, और डिस्टेंस है ये R, ठीक है। दो मीडियम रख लीजिए, दो मीडियम, मान लीजिए कि एक मीडियम मैंने ऐसे रख दिया, ये है मीडियम T1, थिकनेस, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ऐसे। और एक और मीडियम, यह है T2 और इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ऐसे। यह K2, ठीक है। तो अब इसके बीच में फोर्स चाहिए, दो मीडियम है आपका, आसान सा, सेम कॉन्सेप्ट। हमें सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस इन एयर, सो डिस्टेंस इन एयर निकालना, इन एयर। बताइए, सबसे पहले R ले लीजिएगा, माइनस करिएगा T1 माइनस T2, R माइनस T1 माइनस T2 हो गया, प्लस इसको मीडियम को चेंज करना है, तो √K1 और बगल में यहाँ T1 प्लस √K2 और बगल में यहाँ पे T2, तो ये है डिस्टेंस इन एयर आ गया। बाकी अब फोर्स लिख लीजिए, तो फोर्स लिखने का तरीका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q1 Q2, यहाँ पे पुट कर लीजिए R माइनस T1 माइनस T2 प्लस √K1 T1 √K2 T2, यह है स्क्वायर, ऐसे हो गया।
देखिए, तो इस रिजल्ट को हम लोग यूज करके मीडियम को कन्वर्ट कर ले रहे हैं एयर में। मान लीजिए 3 मीडियम, यह है Q1, यह है प्लस Q2, ऐसा 3 मीडियम हो। मान लीजिए एक मीडियम ऐसा, ये सो ये है डायलेक्ट T1, थिकनेस है T1, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ऐसे। दूसरा मीडियम इस टाइप का हो, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, थिकनेस है T2। तीसरा मीडियम ऐसा हो, K3, और थिकनेस है इसका T3, ऐसा। ठीक है, 3 मीडियम है ना। आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इन एयर। अगर हमें इसको रिलेट करना है डिस्टेंस इन एयर, तो आप देखिए √K1 इंटू T1 प्लस √K2 इंटू T2 प्लस √K3 इंटू T3, ऐसे इस तरह से पुट कर लीजिएगा। पुट करिएगा तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर लीजिए। सो ये है √K1 इंटू T1, √K2 इंटू T2, √K3 इंटू T3, और इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस का जो होता है वो स्क्वायर, ये है रिजल्ट, ऐसा। मान लीजिए सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन भी इस तरह रहता है आपको, ये है Q1, ये है Q2, ऐसा प्लस है, डिस्टेंस है R, ठीक है। कुछ भी डाटा ऐसा दे देगा, बोला जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे है एक थिकनेस है और इसका थिकनेस R/4 है, T इज इक्वल टू R/4, ऐसा है, और K का वैल्यू कर दिया गया 4, डायरेक्टली कांस्टेंट 4 है। अब मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस इन एयर निकालते हैं। डिस्टेंस इन एयर, डिस्टेंस इन एयर बताइए, R माइनस टी, R माइनस टी प्लस √K इंटू टी, ठीक है। ये तो R माइनस टी सॉल्व करिए, R माइनस R/4, 3R/4 और प्लस √K, तो ये 2 और टी का वैल्यू R/4, चेक करिए। सो 3R/4, 2R/4, 5R/4, सो ये हो गया 5R/4, है ना। अब फोर्स निकाल दीजिए, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर 5R/4, तो ये है 25R², ऊपर में हो गया 16, ये है आंसर। नेक्स्ट, इस तरह आपको निकालना होता है, आपको डिस्टेंस इन एयर, उसके बाद आप फोर्स निकाल सकते हैं। कोई भी डाटा मान ले, 2 मीडियम मैंने दे दिए, ये है प्लस Q1, ये है प्लस Q2, यहां से डिस्टेंस है R, यहां 2 मीडियम मैंने ले लिया, इसका थिकनेस है R/4, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसका है 4 कर लीजिए। नेक्स्ट भी है R/4, एक और ले लीजिए R/4, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका है 16, ऐसे इस तरह से रिलेट करिए इसमें।
ठीक है, आप सबसे पहले डिस्टेंस इन एयर निकालना है, तो आपको निकालना है r माइनस r/4 माइनस r/4 प्लस अंडर रूट के, तो अंडर रूट 4 और यहाँ पे r/4 प्लस अंडर रूट 16 r/4, ये है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। पुट करिए, तो ये वाला हो गया r/2 प्लस ये भी r/2, ये तो इतना टर्म r/2 हो गया, ठीक है, और ये 2 कट जाएगा r/2, तो 16, ये 4 हुआ और 4 प्लस r कितना आ गया, 2r हो गया। चेक करिए, 2r हुआ ना आपका, ठीक है, 2r के बराबर हो गया। नाउ पुट करना है, तो एक रीचेक कर लेंगे, r माइनस r/4 प्लस अंडर रूट के और r/4 प्लस अंडर रूट 16 r/4, ठीक है, ऐसा। सो यहाँ कट जाएगा 2r/2 हो गया और यहाँ 16 4 कट जाएगा, ठीक है, 2r। अब निकाल दीजिए फोर्स इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिस्टेंस 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट, सो फोर्स इन मीडियम यही था। एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, अगर आपके पास मान लीजिए कि ऐसे मैं पूछा आपसे कि ये है 14 पॉइंट, कि एक चार्ज है Q1 प्लस और एक चार्ज है Q2, डिस्टेंस है R। मान लीजिए दोनों के बीच में एक मैं 5 रुपीज का कॉइन रखती है, एक 5 रुपीज मेटालिक कॉइन। सो 5 रुपीज कॉइन तो हमेशा मेटालिक ही होता है, ये बीच में ऐसे खड़ा करके 5 रुपीज का कॉइन ऐसे रखती है, ठीक है। तो कॉइन जो है आप जानते हैं कि 5 रुपीज 1 रुपीज 2 रुपीज का कॉइन जो भी है वो मेटल से बना हुआ है, और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इनफाइनाइट है, ऐसे। और जब आप फोर्स लिखेंगे, यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2, डिस्टेंस इन एयर लिखेंगे, तो लिखेंगे R माइनस टी प्लस अंडर रूट के और इंटू टी का स्क्वायर। के का वैल्यू इन्फानाइट करेंगे, और आप जानते हैं 1/इन्फानाइट तो 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1/इन्फानाइट टर्म जो होगा वो 0, तो फोर्स जो होगा वो इक्वल टू 0, वो 0 हो जाएगा फोर्स। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स इन मीडियम, ये हो गया। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बट नेक्स्ट क्लास।